क्योटो की कमी विकासशील देशों को प्रभावी रूप से उत्सर्जन कटौती हेतु प्रेरित नहीं कर सका। विकासशील देशों तथा विकसित देशों के मध्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्त पोषण के तंत्र प्रभाव को निर्मित नहीं कर सका। अमेरिका जैसे देशों की भागीदारी सुनिश्चित न होने और अन्य बड़े उत्सर्जक देशों का विकासशील देशों के रूप में होने के कारण बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती के दायरे से बाहर होने की स्थिति वैश्विक रूप से क्योटो द्वारा विनियमित अनुपातिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमाओं को संकीर्ण बना देता है। जैसे अमेरिका, चीन और भारत का संयुक्त रूप से कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 60% से अधिक भागीदारी है, अर्थात क्योटो से 40% या उससे भी कम वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को विनियमित कर रहा था, जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी कारण से कनाडा, जापान जैसे देशों में खुद को क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर कर लिया। पेरिस सम्मेलन 2015 यह विश्व के सभी देशों के लिए वर्ष 2020 के बाद की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित कार्य योजना को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत देशों के अलग अलग घरेलू परिस्थितियों के संदर्भ में समान किंतु विभेदित जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं का विकल्प प्रस्तुत करता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 2050 तक 50% की कमी और 2100 तक 100% की कटौती का लक्ष्य तय किया गया। इसके साथ ही इस सम्मेलन के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG और लक्ष्य तय किए गए। सतत विकास लक्ष्यों SDG और इनसे संबंधित 169 टारगेट को अपनाया गया। पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत 2020 के बाद की अवधि के लिए किए जाने वाले सार्वभौमिक कानूनी संधि से संबंधित प्रस्ताव को सामने रखा। क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत यह सभी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने हेतु एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। इस सम्मेलन में किए गए पेरिस समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया। पहला, CBDRRC उत्सर्जन कटौती के लिए देशों की स्थितियों के आधार पर उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना। NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इस समझौते से पहले बाध्यकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु इसकी प्रकृति अंततः स्वैच्छिक ही बनी रही, अर्थात इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को ही जारी रखा गया, जो कि देशों की स्वैच्छिक कटौती पर ही आधारित है। वित्त पोषण इस समझौते में विकसित देशों को समन एवं अनुकूलन हेतु विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने को बाध्यकारी कानूनी दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की आवश्यकताओं इत्यादि के आधार पर वर्ष 2015 से पहले $100 बिलियन प्रतिवर्ष के आधार स्तर से निर्धारित करने का लक्ष्य तय किया गया। पारदर्शिता UNFCCC के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देशों के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा उपलब्ध कराए जाने वाले सहायता तंत्रों हेतु पारदर्शिता की स्थिति अलग अलग है। विकसित देशों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को वार्षिक एवं अर्धवार्षिक रिपोर्ट इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वहीं विकासशील देशों द्वारा किए जाने वाले प्रयास किसी भी औपचारिक साधन या माध्यम द्वारा प्रभावी रूप से प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं।
इनके द्वारा प्रदान की गई सूचना अंतर्राष्ट्रीय परामर्श एवं विश्लेषण के अधीन होती है। इस समझौते के अंतर्गत पारदर्शिता हेतु एक अलग फ्रेमवर्क बनाया गया। इसके अंतर्गत देशों के लिए यह आवश्यक है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्रोतों से संबंधित मानकीकृत विस्तृत राष्ट्रीय सूची उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही जिन विधियों से ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन कटौती की जा रही है उन विधियों की सूची भी उपलब्ध कराएं। जैसे यदि किसी देश के द्वारा कृत्रिम रूप से कार्बन अवशोषण को बढ़ाने हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में क्या किया गया, कितने क्षेत्र में किया गया, किस प्रकार किया गया, किन साधनों से किया गया, कितने लोगों की सेवाएं प्राप्त हुई, सामुदायिक भागीदारी का स्तर कैसा रहा इत्यादि के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। आरंभ में संबंधित देशों के लिए इसे थोड़ा लचीला रखने का निर्णय लिया गया। देशों के द्वारा की जा रही अनुकूलन कार्यवाहियों की प्रभाविता का मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत करने का लक्ष्य रखा गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों की भूमिका। इस समझौते के अंतर्गत अनुकूलन एवं शमन रणनीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु नए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास पर बल दिया गया। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी एवं तंत्र एवं वित्तीय तंत्र के मध्य संबंध स्थापित करते हुए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार पेरिस समझौते के अंतर्गत मिशन इनोवेशन आरंभ किया गया। यह 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिलकर उसकी शुरुआत की है। इसके अंतर्गत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत निम्न प्रयासों के माध्यम से नवोन्मेषी पहलों को क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक सस्ता बनाने के लिए इसके ट्रांसमिशन ग्रिडों में सुधार करना, अनुसंधान द्वारा परंपरागत ऊर्जा को अधिक स्वच्छ बनाना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के नए स्रोतों को विकसित करना। नवीकरणीय ऊर्जा विकास की प्रक्रिया में निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही तरह के क्षेत्रों को शामिल करना। जलवायु वित्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण तथा सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त वित्त पोषण को संदर्भित करता है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, विकासशील देशों की सक्षमताओं को परिष्कृत करने तथा उनके ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन मात्रा में कमी लाने और अनुकूलन क्षमताओं को प्रभावी बनाने से संबंधित है। जलवायु वित्त का प्रमुख उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आधार प्रदान करना है। जलवायु वित्त की आवश्यकता उत्सर्जन में कमी लाने और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्थाओं के रूप में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। शमन संबंधी प्रयासों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अनुकूलन का विस्तार करने के लिए शमन संबंधी जलवायु शमन संबंधी प्रयास। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में हरित भवनों का निर्माण, अधिक ऊर्जा दक्ष परिवहन साधन और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, भूमि और वनों का संरक्षण और स्थिरीकरण,
कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकी का विकास, अनुकूलन क्षमता का विस्तार करने के लिए अनुकूल एवं दक्षता युक्त फसलों का विकास करके चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाली हानि और क्षति से निपटने हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास करके जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंधित प्रणालियों का प्रयोग करके सुभेद्य जनसंख्या का पुनर्वास करके जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के लिए अनुकूलन आधारभूत प्रणालियों की संरचना का विकास करके UNFCCC और संबंधित समझौतों द्वारा स्थापित वित्तीय तंत्र, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF, इसे वर्ष 1994 में जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन के प्रभावी होने के बाद से वित्तीय इकाई के रूप में स्थापित किया गया। GEF मुख्यतः 2 निधियों का प्रबंधन करता है, अतः यह कहा जा सकता है कि यह एक वित्तीय प्रचालक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा प्रबंधित निधियां निम्नलिखित हैं: विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, अल्प विकसित देश निधि, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इसे वर्ष 2001 में लागू किया गया। इस फंड के निम्नलिखित उद्देश्य अनुकूलन क्षमताओं का विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण, ऊर्जा परिवहन उद्योग, कृषि वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रभावी रूप से हरित तंत्र का निर्माण, आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, इसे अल्प विकसित देशों की राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन क्षमताओं को परिष्कृत करना मुख्य उद्देश्य है। उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए गवर्नेंस और सहायता कार्यक्रमों की दक्षता में सुधार हेतु लक्षित है। अनुकूलन निधि एडोप्शन फंड, इसे 2001 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में प्रभावी अनुकूलन का वित्त पोषण करना है। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया। विकसित देशों ने निम्न कार्बन उत्सर्जन जलवायु अनुकूलन विधियों के विकास हेतु विकासशील देशों के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। इस निधि के माध्यम से 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। अन्य निधियां और वित्त पोषण के साधन संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियां, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रेड, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड यानी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि, निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु विकासशील देशों को संसाधन उपलब्ध कराना, विकासशील देशों को सशक्त बनाना। जलवायु निवेश निधि, इसका उद्देश्य विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जागत पहुंच इत्यादि विकल्पों को विकसित करना। रेड प्लस, यह UNFCCC के अंतर्गत एक तंत्र है जो विकासशील देशों को वन अपरोपण तथा वन निम्नीकरण में कमी कर उत्सर्जन में कमी करने हेतु प्रोत्साहित करता है। मौद्रिक रूप से यह UNDP, UNEP तथा FAO का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। यह विकासशील देशों के क्षमता विकास में मदद हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा विकासशील देशों को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय अवसर भी प्राप्त होते हैं। आगे चलकर रेड में कुछ सुधार किए गए, इसे रेड प्लस में परिवर्तित कर दिया गया। रेड प्लस के अंतर्गत वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी
तथा वन निवेश कार्यक्रम को शामिल किया गया। इन्हें विश्व बैंक वित्तीय आधार प्रदान करता है। रेड तथा रेड प्लस में अंतर। रेड से विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों को बेहतर प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन राशि तक सीमित है, जबकि वहीं रेड प्लस वनों के प्रभावी प्रबंधन के साथ वनों के संरक्षण, संपोषणीय विकास तथा कार्बन भंडार में वृद्धि से संबंधित है। इसकी विशेषताओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, वन अपरोपण में कमी कर उत्सर्जन की कमी करना। वन निम्नीकरण को रोक कर उत्सर्जन में कमी करना। रेड में ये विकल्प जोड़े गए, इसी के आधार पर इसे रेड प्लस कहा गया। वन कार्बन संग्रह को बढ़ावा देना और संरक्षण प्रदान करना। वनों का सतत प्रबंधन करना। वन कार्बन संग्रह में वृद्धि कर इसका संवर्धन करना। रेड प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन का मौद्रिक मूल्य आंका जाता है और उतने ही मूल्य की या तो कल्याणकारी योजनाएं या प्रत्यक्ष लाभ देने का प्रावधान किया जाता है। इससे संबंधित देश की सरकारों और स्थानीय समुदायों को वन संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु आवश्यक प्रेरणा प्रदान की जाती है। इस प्रकार रेड प्लस वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने की वजह उस पर स्वनियंत्रण लगाने की व्यवस्था करता है। रेड प्लस जैसी पहल के द्वारा जैव विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा सेवाओं और आजीविका के विकल्पों को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की स्थिति। रेड प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत अगले 3 दशकों में 1 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता उपलब्ध करवाएगा, जिससे उसे प्रोत्साहन राशि के तौर पर $3 बिलियन से अधिक की राशि प्राप्त होगी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय निधियां। वन कार्बन भागीदारी सुविधा। यह मुख्य रूप से रेड प्लस के रूप में किए जा रहे क्रियाकलापों पर केंद्रित है। एशियाई विकास बैंक की जलवायु परिवर्तन निधि। इसकी स्थापना 2008 में विकासशील देशों में अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में निम्न कार्बन और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के विकास के लिए आधार प्रदान करना है। ग्लासगो सम्मेलन 2021 COP26। ग्लासगो शिखर सम्मेलन के अंतर्गत विश्व के देशों से यह आग्रह किया गया कि 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक ऊष्मन को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का लक्ष्य रखा गया है और लगभग 140 से अधिक देशों में अपने उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाने हेतु अपने द्वारा निर्धारित समयावधि की घोषणा की है। पेरिस सम्मेलन की तुलना में ग्लासगो सम्मेलन की यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है। पेरिस सम्मेलन में विकासशील देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए सहमत नहीं हुए थे। यहाँ इन देशों के द्वारा सिर्फ यह कम करने के लिए सिर्फ यह कहा गया था कि वे जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के प्रयास करेंगे, जबकि वहीं ग्लासगो में नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए समयावधि की घोषणा इन देशों के द्वारा की गई। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। इस तरह पेरिस सम्मेलन की तुलना में COP26 में उत्सर्जन कटौती के संदर्भ को लेकर भारत की स्थिति अधिक सकारात्मक रही है। ग्लासगो सम्मेलन में जीवाश्म ईंधनों की स्थिति। विकसित देश जीवाश्म ईंधनों के फेज आउट को सुनिश्चित किया जाए। विकासशील देश भारत ने कोयला आधारित बिजली के फेज डाउन के संदर्भ में कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है। हालांकि इसके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य द्वारा वर्ष 2030 तक कोयले की हिस्सेदारी का मौजूदा 72% से घटाकर लगभग 50% कर दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही यह आवश्यक है
जबकि 2030 के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब सरकार वर्तमान में पहले से निर्मित स्थापित संयंत्रों के अलावा किसी भी अन्य कोयला आधारित संयंत्रों को स्थापित न करें। इसके साथ ही पुराने संयंत्र जो ऊर्जा दक्षता तथा उत्सर्जन में कमी लाने के लिए उपयुक्त नहीं है उन्हें अन्य विकल्पों से प्रतिस्थापित किया जाए। ग्लासगो सम्मेलन 2021 की असफलताएं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा किए गए आरंभिक मूल्यांकन से पता चलता है कि घोषित लक्ष्य यदि पूरी तरह से प्राप्त कर लिए जाएं तो वैश्विक ऊष्मन को लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक रोका जा सकता है। हालांकि इस संगठन ने यह चेतावनी भी दी है कि वह 2030 तक के लिए घोषित लक्ष्य अपर्याप्त रूप में महत्वाकांक्षी हैं। यदि नीतियों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया तो वैश्विक तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। इस सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्य स्वैच्छिक प्रकृति के हैं जिनके अनुपालन की बाध्यता नहीं है। इसके साथ ही विकासशील देशों के द्वारा निर्धारित किए गए कई लक्ष्य इस शर्त पर आधारित है कि पर्याप्त वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यहाँ अभी भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। इस सम्मेलन के कई सहभागी देशों ने इन विशिष्ट कार्रवाइयों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जो उन्हें नेट जीरो की ओर ले कर जाए। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इस शिखर सम्मेलन में विकासशील देश विकसित देशों से उनकी वित्त पोषण प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित करा सकने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वित्त की कमी का प्रभाव विकासशील देशों पर नकारात्मक हो सकता है। आपदा प्रबंधन, यहाँ से नया टॉपिक शुरू होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा एक विनाशात्मक गंभीर घटना होती है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से या किसी दुर्घटना या लापरवाही की वजह से उत्पन्न होती है। आपदा का परिणाम यह होता है कि संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोग इसका प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार आपदा को समाज के स्तर पर गंभीर जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि इससे व्यापक स्तर पर भौतिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय हानि होती है। इस होने वाली हानि के कारण निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। संबंधित क्षेत्र में रहने वाले मानव समूहों के अपने ही संसाधनों के उपयोग की क्षमता कम हो जाती है। संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में जनहानि एवं अन्य व्यवधानों के कारण उच्च जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संबंधित भौगोलिक क्षेत्र की पारिस्थितिक उत्पादकता और जैव क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता है। दायनीयता में कमी आ जाती है। आपदा को स्पष्ट करने के क्रम में संकट, सुभेद्यता एवं जोखिम जैसी संकल्पना को विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। इन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। संकट यानी कि हजार्ड्स। संकट एक हानिकारक या नकारात्मक परिघटना है जिसमें मानव जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की संभावना या आशंका होती है। यदि संकट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न हो जो निर्जन है तो ऐसी स्थिति में यह आपदा का रूप नहीं ले पाता है, किंतु यदि इसका प्रभाव मानव अधिवासित क्षेत्र में होता है तो इसे आपदा के कारण के रूप में स्पष्ट किया जाता है। संकट को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संकट, मानव जनित संकट। सुभेद्यता को किसी संभावित संकट के कारण किसी समुदाय, आधारभूत संरचना या भौगोलिक क्षेत्र में होने वाली क्षति की गणना के रूप में परिभाषित किया जाता है। सुभेद्यता को स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि इसे किसी संकट के द्वारा जनसमूह अथवा आधारभूत संरचनाओं या वस्तुओं में होने वाले नुकसान की प्रकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि क्षति अधिक होती है तो सुभेद्यता अधिक मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि उस क्षेत्र में निवासित जनसमूह या आधारभूत संरचना उत्पन्न संकट का एक प्रभावी सीमा तक प्रतिरोध करने तो ऐसी स्थिति में सुभेद्यता निम्न मानी जाएगी। मानव समूह के संदर्भ में सुभेद्यता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक सुभेद्यता, सामाजिक आर्थिक सुभेद्यता।
हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वन अपरोपण तथा विभिन्न मानवीय हस्तक्षेपों के प्रभाव से भूस्खलन में वृद्धि भौतिक सुभेद्यता को बढ़ाती है। निम्न मैदानी क्षेत्रों में दाब प्रवणता का प्रभाव अत्यंत निम्न होने के कारण बाढ़ की उच्च आवृत्ति पाई जाती है, जिससे कि इस क्षेत्र की भौतिक सुभेद्यता में वृद्धि होती है। हिमालय के प्रभाव के कारण ठंडी ध्रुवीय हवाओं द्वारा उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के तापमान के अत्यंत निम्न हो जाने की संभावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस संदर्भ में उत्तरी मैदानी क्षेत्र के लिए हिमालय निम्न तापमान की स्थिति की सुभेद्यता को कम कर देता है। सामाजिक आर्थिक सुभेद्यता, परिवहन अधिक, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई की आधारभूत संरचना बढ़ जाती है, शासन प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। अन्य आधारभूत संरचनाएं जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि की स्थिति बेहतर हो जाती है। जागरूकता तथा कौशल का स्तर उच्च हो, सुभेद्यता कम हो। जोखिम, संकट प्लस सुभेद्यता बराबर जोखिम प्लस मानव से संबंधित नुकसान, मतलब कि आपदा। किसी समय विशेष में दिए गए क्षेत्र में किसी संकट के कारण होने वाले नुकसान की संभावना की गणना को जोखिम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जोखिम की गंभीरता निम्न कारकों पर निर्भर करती है: संकट की तीव्रता, संबंधित क्षेत्र की सुभेद्यता की स्थिति, आर्थिक क्षति की संभावना एवं इसका मूल्य। आपदा के संदर्भ में भारत की स्थिति, भारत विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देश यानी कि क्षेत्रों में एक है। यहाँ आपदाओं की अत्यधिक संभावना का कारण इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति तथा भूभौतिकी संरचना है। भारत के 4 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बंटे होने के कारण विभिन्न आपदाओं के दौरान अलग अलग क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट चुनौतियों एवं समस्याओं की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत को उच्चावच के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। इन विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली आपदाओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं: हिमालय तथा इससे संलग्न मैदानी क्षेत्र, भूकंप, हिमस्खलन तथा भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा इत्यादि। राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र सहित देश का पश्चिमी भाग सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी होने पर भी सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का प्रभाव व्यापक रूप से पाया जाता है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तटीय क्षेत्रों में आपदा की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इन प्राकृतिक कारकों के अलावा मानवीय गतिविधियां भी आपदाओं के प्रभाव तथा बारंबारताओं को बढ़ा देती हैं, जैसे जनसंख्या दबाव, पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि, अनियोजित नगर विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की कमी तथा अवैज्ञानिक कृषि प्रक्रियाएं उत्पन्न होने वाले आपदाओं की तीव्रता को बढ़ा देती है। आपदाओं के प्रकार: प्राकृतिक आपदाएं, स्थलाकृतिक आपदाएं और मौसमी आपदाएं। मानवजनित आपदाएं, प्रौद्योगिकी आधार पर उत्पन्न विसंगति के कारण जनित आपदाएं। औद्योगिक कुप्रबंधन तथा अनियोजित आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न आपदाएं, युद्ध जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, मौसमी आपदाएं, स्थलाकृतिक आपदाएं। मौसमी आपदाएं में बाढ़, सुनामी, चक्रवात, हिमवर्षा, ओलावृष्टि इत्यादि। स्थलाकृतिक आपदाएं में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन तथा हिमस्खलन इत्यादि। पर्यावरणीय तथा जलवायविक आपदाएं, एल नीनो, ओजोन क्षरण इत्यादि। मानव जनित आपदाएं, औद्योगिक प्रौद्योगिकी आधारित आपदाएं, जैसे रासायनिक रिसाव, रेडियो एक्टिव रिसाव, परिवहन दुर्घटनाएं, जैव आक्रामक प्रजातियां इत्यादि।
युद्ध जनित आपदाएं, आतंकवाद, आंतरिक संघर्ष इत्यादि। सीमा पर युद्ध जनित दशाएं। आपदा प्रबंधन एवं इसके चरण। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा से बचाव, इसके प्रभावों को कम करने तथा इससे होने वाली नुकसान की भरपाई करने हेतु आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान तथा उसके बाद उठाए जाने वाले सभी कदमों, कार्यों, गतिविधियों एवं उपायों को शामिल किया जाता है। आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। आपदा की पूर्व अवस्था, पूर्वानुमान लगाया जाता है। आपदा तीव्रता, मात्रा, समयावधि, प्रकार एवं प्रकृति, विशेषताओं का विश्लेषण, शमन हेतु आवश्यक निर्माण एवं संसाधनों का प्रबंधन, उचित समय पर क्रियान्वयन तथा आपदा के प्रभावों से निपटने की तैयारी। आपदा के दौरान की अवस्था, बचाव, आपदा की तीव्रता, कम होने वाले नुकसान का आकलन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति, पुनर्निर्माण। आपदा के उपरांत की अवस्था, प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति, पुनर्निर्माण। आपदा प्रबंधन के चार चरण होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। आपदा की पूर्व तैयारी, यह आपदा के आने से पहले की जाने वाली तैयारी होती है। इसे विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर समन्वय से क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: मानकों तथा नियमों को अपनाना और लागू करना, सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा पहुंच सुनिश्चित करना, सूचनाओं की पहुंच को प्रभावी बनाना, जन शिक्षा एवं जन जागरूकता का विकास करना, संचार व्यवस्था तथा प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना करना, जोखिम मूल्यांकन करना, आपदा से निपटने हेतु अभ्यास करना। आपदा प्रतिक्रिया, आपदा के उत्पन्न होने के उपरांत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा नुकसान को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही आपदा संबंधित क्षेत्र में जनहानि को कम करने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। आपदा प्रतिक्रिया के अंतर्गत निम्न प्रयास किए जाते हैं: कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आपदा वाले क्षेत्रों में दवा, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, जनसामान्य को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, खोज एवं बचाव अभियान। आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति निम्न उपायों द्वारा सुनिश्चित की जाती है: आपात स्थिति समाप्त होने पर विस्थापित लोगों को पुनः अपने निवास क्षेत्र में वापस लाना, सामान्य सामाजिक क्रियाकलापों की पुनः स्थापना करना। पुनर्प्राप्ति के दौरान निम्न स्तरों पर कार्य किया जाता है: अस्थायी आश्रय स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, मलबा हटाना और पीड़ितों के बचाव कार्य को सुनिश्चित करना, आर्थिक पुनर्स्थापना, सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, होने वाली क्षति का आकलन करना। पुनर्प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं को पुनः संचालित किया जाए, जिसमें निम्न स्तर पर पुनर्प्राप्ति के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है: पर्यावरणीय पुनर्प्राप्ति, आर्थिक पुनर्प्राप्ति, सामुदायिक पुनर्प्राप्ति, आधारभूत संरचनाओं की पुनर्प्राप्ति। आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा के प्रभावों का शमन और न्यूनीकरण किया जा सके। भविष्य के संदर्भ में पुनः आपदा की संभावना उत्पन्न होने पर संबंधित क्षेत्र की प्रतिरोधात्मक क्षमता तथा प्रतिक्रिया का प्रभावी रूप से विकास किया जा सके। भारत में आपदाएं: प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात इत्यादि। मानव जनित आपदाएं, औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनाएं, जैविक चुनौतियां, युद्ध इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली आपदाएं। सूखा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। सूखे की तीव्रता, जल की कमी की समयावधि, वितरण तथा गहनता पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से शुष्क मौसम की लंबी अवधि को सूखा कहते हैं। सूखे के प्रभाव: कृषि उत्पादन का कम हो जाना,
पशुओं की मृत्यु, जैव संसाधनों का क्षरण, कुपोषण, भुखमरी और खराब स्वास्थ्य आदि। इसके साथ ही सूखा के पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक प्रभाव भी अत्यंत नकारात्मक होते हैं, जैसे मृदा का क्षारीय होना, जलीय पारितंत्र का क्षरण, प्रजातियों का विलुप्त होना, वनस्पतियों इत्यादि के सूखने तथा इसमें आग लगने की समस्या उत्पन्न होना इत्यादि। भारत का लगभग 2/3 भाग सूखे की समस्या से ग्रस्त है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा का प्रभाव कम हो जाता है, उस वर्ष देश के एक बड़े भाग में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की तीव्रता बढ़ने के कारण नगरीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में आकस्मिक सूखा, फ्लैश ड्राउट की चुनौती उत्पन्न हो रहा है, जो कि चिंताजनक विषय है। बाढ़, नदी बेसिन से जब जल का प्रवाह निकटवर्ती संलग्न मैदानी क्षेत्रों में होने लगता है तो यह स्थिति बाढ़ कहलाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के उपरांत जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि आपदा का ही एक रूप है। भारत में बाढ़ उत्पन्न होने के कारण इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। मानसूनी वर्षा का असमान वितरण, अपवाह तंत्र में प्रवाहित नदियों के बेसिन में अत्यधिक अवसादों का जमा होना, विशेष रूप से मैदानी क्षेत्र में खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वतों का प्रभाव, बादल फटना, भूस्खलन के कारण भी बाढ़ अधिक, नदी बेसिन का प्रबंधन प्रभावी रूप से न होना, बाढ़ के उपरांत उत्पन्न होने वाले प्रभाव, संक्रामक रोगों का प्रसार, घरों, सड़कों तथा आधारभूत संरचना का क्षरण, कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव। भारत में बाढ़ के प्रभावों से खरीफ एवं रबी दोनों ही सत्र की फसल नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। भारत के लगभग सभी नदी बेसिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव पाया जाता है, किंतु उत्तर भारतीय नदियों में इसकी तीव्रता तथा आवृत्ति अधिक होती है। तटीय क्षेत्रों में तीव्र चक्रवातीय वर्षण से बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है। भूकंप, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हैं। भारत के उत्तर में हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र टेक्टोनिक संचलन के कारण अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भूस्खलन, भारत का हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी श्रेणी भूस्खलन से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। विश्व के भूस्खलन की कुल घटनाओं में से लगभग 30% घटनाएं हिमालय क्षेत्र में घटित होती है। हिमालय की विशिष्ट प्राकृतिक दशा होने के कारण यहाँ भूस्खलन का प्रभाव बना रहता है। हाल के वर्षों में वन अपरोपण, आधारभूत संरचनागत विकास इत्यादि संदर्भों में होने वाले मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव से भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। चक्रवात भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली प्रमुख आपदा है। विश्व के कुल चक्रवातों का लगभग 10% भारत से संबंधित है। भारत में आने वाले लगभग 70% चक्रवात मुख्यतः 10 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान तथा निकोबार। मानव जनित आपदाएं, नाभिकीय आपात, नाभिकीय विकिरण की दशा में रेडियो एक्टिव पदार्थों के फैलाव या बिखराव के द्वारा कारक, ऐच्छिक रूप से नाभिकीय हथियारों के प्रयोग द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदा, युद्ध जनित स्थिति, दुर्घटना के कारण जैसे रिएक्टर इत्यादि में होने वाले लारिसा, चेरनोबिल, फुकुशिमा। रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय, आपदा के पूर्व
आधारभूत ढांचे का समय समय पर वैज्ञानिक एवं सुरक्षा आधारों पर मूल्यांकन। नाभिकीय रिएक्टर क्षेत्रों की सुरक्षा को प्रभावी बनाए रखना। नाभिकीय आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों में 120 किलोमीटर की परिधि में जनसंख्या बसावट तथा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं पर विनियमन का उच्च स्तर का बढ़ जाना। इसके साथ ही रिएक्टर वाले क्षेत्रों से लेकर 40 से 60 किलोमीटर की परिधि में मानव बसावट इत्यादि का प्रतिषेध होने चाहिए। आपदा के दौरान क्षति की संभावना का आकलन, बचाव और पुनर्वास हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन, स्थानीय जनता को तत्काल सुरक्षात्मक उपाय अपनाने से संबंधित संदेशों का प्रसारण। इस प्रकार की आपदा में आवश्यक मेडिकल सहायता की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना। प्रभावित लोगों के लिए विशिष्ट शेल्टर हाउस की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रेलगाड़ी मालगाड़ी गतिशील। आपदा के उपरांत आपदा प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करना, होने वाली क्षति का आकलन करना, बचाव और पुनर्प्राप्ति के प्रयासों को बनाए रखना, विकिरण के प्रभाव से बचाव के लिए आवश्यक विकल्पों की पहुंच सुनिश्चित करना। जैविक आपदा। जैविक आपदा से तात्पर्य पादपों, जानवरों तथा कीटों इत्यादि में किसी वायरस या जीवाणु के प्रवेश और इसके प्रसार से उत्पन्न होने वाले जोखिम से संबंधित होता है। अगर यह क्षेत्र विशेष में इसका फैलाव होने पर उत्पन्न होने वाले रोगों को एपिडेमिक स्तर की जैविक आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। यदि संक्रमण का प्रभाव व्यापक रूप से हो और होने वाला संक्रमण क्षेत्र विशेष तक सीमित न होकर महाद्वीपीय स्तर पर या एक से अधिक महाद्वीपों तक पहुंच जाए, प्रसारित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले रोगों को पैंडेमिक स्तर की जैविक आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। जैविक आपदा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक हैं। युद्ध जनित दशाओं में किए जाने वाले जैविक हमलों से उत्पन्न होने वाली आपदा। दूसरा, प्रयोगशाला या जूलॉजिकल गार्डन या बॉटनिकल गार्डन में जंतुओं के नस्ली सुधार हेतु किए जाने वाले प्रयासों के दौरान दुर्घटना जनित उत्पन्न होने वाली आपदा। तीसरा, मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से नए हानिकारक जीवाणुओं या विषाणुओं की उत्पत्ति अथवा पुराने जीवाणु विषाणुओं का प्रसार होने से उत्पन्न होने वाली जैविक आपदा। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसी भी प्रकार की जैविक आपदा से निपटने हेतु निर्णय, निर्माण, सलाहकारी कार्यों तथा आपातकालीन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने से संबंधित नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, अतः किसी जैविक आपदा से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। यहाँ NICD मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज किसी महामारी के फैलने की खोज से संबंधित नोडल एजेंसी है। इसके साथ ही ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इससे संबंधित प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रयोगशाला आधारित सहायताएं उपलब्ध कराती हैं। औद्योगिक एवं रासायनिक आपदा। औद्योगिक संयंत्र में तकनीकी खराबी के कारण आकस्मिक रूप से घटित होती हैं, जिससे मानव जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण के लिए नुकसानदायी स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार रासायनिक आपदा किसी औद्योगिक गतिविधि, परिवहन या भंडारण के दौरान एक या अधिक रासायनिक पदार्थों में आग लगने, रिसाव होने या विस्फोट होने के कारण उत्पन्न होती है। इसका कारण मानवीय त्रुटि या कोई प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात इत्यादि हो सकते हैं। रासायनिक आपदा का प्रभाव भी औद्योगिक आपदा के समान होता है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय इस प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन की नोडल एजेंसी है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्राधिकरणों को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा इस प्रकार की आपदा को रोकने संबंधी दिशा निर्देश उपलब्ध करवाए गए हैं। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु आंकड़ों के
संग्रहण की प्रक्रिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, NIDM की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। उद्देश्य आपदा का मानव जीवन पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों तथा GDP सहित अन्य डेटा को संग्रहित करने का एक तंत्र विकसित करना। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विभिन्न आपदाओं के आंकड़े संग्रहित करने का कार्य कर रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आपदाओं तथा इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर डेटाबेस विकसित करने के उद्देश्य से एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। संबंधित सूचनाओं के संग्रहण हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। आपदाओं पर जिला स्तर पर आंकड़े एकत्रित करना, जिला स्तर पर राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करना। इन आंकड़ों का राज्य स्तर पर समूहीकरण एकत्रण करना। इन आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए राज्य सरकार तथा जिला स्तरीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इनके माध्यम से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का प्रसंस्करण किया जाता है। इसके बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर आपदा संबंधी डेटाबेस तैयार किया जाता है। NDEM, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, इसे इसरो के द्वारा तैयार किया गया है तथा संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से इसे संस्थागत रूप दिया गया है। यह पूरे देशों के लिए आपातकाल प्रबंधन के संपूर्ण कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिए रियल टाइम इंटरफेस आधारित आंकड़ों का एक कोष है। इसमें आंकड़ों को एकत्रित करते समय GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग भी किया जाता है। इसरो बाढ़, सूखा, चक्रवात, वनाग्नि, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप इत्यादि आपदाओं से संबंधित आंकड़े NDEM के माध्यम से एकत्रित करता है। भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत विकास क्रम 90 के दशक में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया। इस प्रकार देश में आपदा प्रबंधन हेतु अस्थायी तथा संस्थागत प्रबंधन की शुरुआत हुई। कृषि मंत्रालय, बाढ़ और सूखा कृषि। वर्ष 2002 में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य एवं उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना सितंबर 2005 में की गई। दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रभाव में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत तंत्र के निर्माण, क्रियान्वयन तथा निगरानी हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में NDM, राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में SDM तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में DDM की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे आपदा प्रतिक्रिया हेतु फंड के गठन का प्रस्ताव है। इसी आधार पर नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और राज्य व जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु फंड को निर्मित करने का प्रावधान है। इसमें स्थानीय निकायों को भी आपदा प्रबंधन में विश्व भूमिका दी गई है। केंद्र स्तर पर NDM, राज्य स्तर पर SDM, जिला स्तर पर DDM। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसमें 14 मंत्रालयों के सचिव तथा एकीकृत रक्षा स्टाफ का मुख्य सचिव इसमें शामिल होता है। SDM में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कार्यवाही समिति का गठन। DDM में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यकारी टीम का गठन किया जाता है। स्थानीय निकायों की भूमिका, जैसे ग्राम पंचायतों, नगर पालिका एवं नगर निगम। NDM की स्थापना के उपरांत इसके द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन पर नीति निर्धारण,
राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति देना और क्रियान्वित करना। भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना के अनुसार अन्य योजनाओं को स्वीकृति देना। राज्य योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करना, जिनका पालन राज्य प्राधिकरणों के द्वारा किया जाएगा। आपदा में बचाव या आपदा शमन के उपायों को समन्वित करने संबंधी दिशा निर्देश तैयार करना, जिनका पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन और इन्हें प्रभावी करने के लिए उनमें समन्वय स्थापित करना। आपदा शमन के उद्देश्य से फंड की अनुशंसा करना एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य देशों को आपदा के दौरान सहायता पहुंचाना। गंभीर आपदा के दौरान आपदा से बचाव, तैयारी, शमन तथा क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक जरूरी प्रयास करना है। NIDM के क्रियाकलापों हेतु बड़े स्तर पर दिशा निर्देशों और नीतियों का निर्माण करना। NDMA की संरचना: इस प्राधिकरण में प्रधानमंत्री द्वारा चयनित 9 सदस्यों के अलावा एक सचिव, 5 संयुक्त सचिव तथा एक वित्तीय सलाहकार होता है। इसके अलावा इसमें 10 सीटें संयुक्त सलाहकारों तथा निर्देशकों डायरेक्टर्स की होती है। 14 सहायक सलाहकार, अधीनस्थ सचिव, सहायक वित्तीय सलाहकार इत्यादि होते हैं। NEC राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NDMA की सहायता के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इस प्रकार की कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह संस्थागत स्तर पर राज्यों के साथ समन्वय स्थापित और NDMA के द्वारा सुझाए गए विकल्पों को जमीन पर क्रियान्वित करने में अपना योगदान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। इस संस्थान का गठन फरवरी 2007 में किया गया। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों के सचिवों तथा राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा संगठनों प्रमुखों को इसमें शामिल किया जाता है। NIDM के सदस्यों की संख्या 42 है। NIDM के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: ट्रेडिंग मॉड्यूल का विकास, आपदा प्रबंधन संबंधी अनुसंधान तथा दस्तावेजों का आरंभ करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययन कार्यों, कॉन्फ्रेंस तथा सेमिनारों का आयोजन इत्यादि। NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 8 बटालियनों के समन्वय से किया गया है। इसका उद्देश्य आपदा या आपदा जैसी दशाओं के दौरान प्रतिक्रिया हेतु विशिष्ट रूप से तैयार करना है। SDRF राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यह प्रावधान प्रस्तुत करता है कि राज्य SDRF का गठन करें। केंद्र सरकार इस संदर्भ में राज्य सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि की सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा राज्यों को उनके स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड तथा क्षमता निर्माण अनुदान का 10% भाग अनुसंधान और बचाव कार्यों के उपकरण खरीदने तथा रिस्पांस फोर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यों में व्यय करने की सलाह भी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नेशनल पॉलिसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इस नीति को 2009 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इस नीति आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करती है, जैसे संस्थागत तथा वैधानिक उपलब्धताओं को सुनिश्चित करना, वित्तीय प्रबंधन, आपदा से बचाव, शमन, प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण एवं रिकवरी इत्यादि को इस नीति के अंतर्गत महत्व दिया गया है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति के स्तर पर क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास को यह नीति महत्व देती है। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन तथा शमन हेतु विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग कार्य कर रहे हैं। यह नीति इनमें परस्पर समन्वय को
बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है। आपदा के प्रकार, नोडल मंत्रालय। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, मानव जनित नागरिक संघर्ष इत्यादि, गृह मंत्रालय। सूखा, जैविक महामारी, सूखा के लिए कृषि मंत्रालय। जैविक महामारी के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय। रासायनिक दुर्घटना, वन संबंधी आग के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय। नाभिकीय आपदाएं के लिए परमाणु ऊर्जा, वायु दुर्घटना के लिए नागर विमान मंत्रालय और रेल दुर्घटनाओं के लिए रेल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय है NDMA NEC सुझाव दिशा निर्देश तैयार करती है। SDMA प्लस DDMA के तहत कार्य करती है। इनके अंतर्गत SDRF आते हैं और NDRF आते हैं SDMA के। सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस संबंधी प्रावधान को सिविल डिफेंस एक्ट के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसका निर्माण 1968 में किया गया था, जो कि पूरे देश में लागू है। आपदा प्रबंधन में लोगों की भागीदारी बढ़ाकर सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों का अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आगे चलकर 2010 में संशोधन किया गया है। सिविल डिफेंस संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जैसे आंतरिक क्षेत्रों की सुरक्षा, सैन्य बलों की सहायता, नुकसान को न्यूनतम करना, संपत्ति तथा जीवन की क्षति रोकने में प्रशासन की सहायता, संकटग्रस्त लोगों के पुनर्वास इत्यादि में सिविल डिफेंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थितियों में देश में उत्पादन व्यवस्था को जारी रखना तथा सामान्य नागरिकों के आत्मविश्वास को बनाए रखने में सिविल डिफेंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। NDMA SDMA प्लस DDMA, SDRF प्लस NDRF सिविल डिफेंस। NDMA की तरफ राष्ट्रीय आपदा शमन निधि। राष्ट्रीय आपदा शमन निधि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार NDMF के गठन का प्रावधान किया गया। इसमें प्रस्तुत किए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार आपदा शमन कार्यक्रमों हेतु एक फंड का निर्माण करेगी, जिसका नाम राष्ट्रीय आपदा शमन निधि होगा। इस निधि का उपयोग एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। संकट के रोकथाम व शमन के उपाय। शमन गतिविधियों के दो प्रकार हैं, ढांचागत, गैर ढांचागत। ढांचागत शमन उपाय, इस प्रकार के उपाय के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव एवं सुरक्षा हेतु भौतिक संरचनाओं के निर्माण तथा इसके संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन किया जाता है। किए जाने वाले निर्माण कार्यों में संकट प्रतिरोधी ढांचों का निर्माण तथा संभावित संकट के प्रभावों से बचाव में सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। गैर ढांचागत शमन उपाय, इन उपायों में नीति निर्माण संबंधी उपाय शामिल होते हैं, जैसे नीति निर्माण, जागरूकता, सार्वजनिक प्रतिबद्धता, ज्ञान विकास तथा सूचनागत उपाय एवं भागीदारी तंत्रों का निर्माण किया जाता है। आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों ने बहुत सारे शमन आधारित उपायों को क्रियान्वित किया है। विभिन्न आपदाओं के लिए क्रियान्वित किए गए शमन उपाय। भूकंप, राष्ट्रीय भूकंप जोखिम शमन परियोजना। केंद्र सरकार ने भूकंप शमन तथा भूकंप संबंधी उच्च जोखिम क्षेत्रों के जिलों में भूकंप प्रभाव कम करने हेतु NERMP प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में तकनीकी प्रणाली को बेहतर बनाने, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, क्षमता निर्माण तथा सार्वजनिक जागरूकता इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC देश भर में इमारत भवन निर्माण गतिविधियों का नियमन करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। 2005 में यह नेशनल बिल्डिंग कोड के रूप में सामने आया, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों तथा समकालीन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिकतम प्रक्रियाओं और विधियों को शामिल किया गया है। चक्रवात,
चक्रवात जनित आपदा के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में चक्रवात से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने और शमन करने का प्रयास किया जाता है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एनडीएमए की है और इसकी निगरानी एनडीएमए तथा गृह मंत्रालय दोनों के द्वारा की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय शरणस्थलियों, तटबंधों का निर्माण, चक्रवात का पूर्वानुमान, ट्रेनिंग सिस्टम तथा वार्निंग सिस्टम तथा क्षमता निर्माण के कार्य इत्यादि शामिल होते हैं। समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना। भारत सरकार ने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के सहयोग से इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का आरंभ किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में तटीय राज्यों में एकीकृत रूप से तटीय प्रबंधन को सुनिश्चित कर इसकी आपदा के प्रति संवेदनता को कम करना है। केंद्र सरकार की सहायता से गुजरात, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में एकीकृत तटीय प्रबंधन उपागम को लागू किया गया है। बाढ़, राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम शमन परियोजना NFRMP का उद्देश्य बाढ़ के जोखिम, गंभीरता तथा परिणामों को कम करना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एनडीएमए की है। इसके साथ ही बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के द्वारा बाढ़ जैसी आपदाओं को नियोजित करने का प्रयास किया जाता है। भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत FMP शुरू किया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन कार्यों को शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। बाढ़ विस्तार, ढाल प्रवणता, रिसाव क्षमता, मृदा की पारगम्यता, ड्रेनेज पैटर्न, मानव आदिवासी क्षेत्र मानचित्रण में तटीय क्षेत्र, भूस्खलन, सूखा, बाढ़, भूकंप जोखिम आकलन, विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता। मानचित्रण चेतावनी वाले क्षेत्रों की पहचान, प्रतिबंधित एवं सुरक्षित क्षेत्रों को दर्शाया। सूचना उपलब्ध कराने का माध्यम, आपदा प्रवण क्षेत्र में नेविगेशन एवं राहत तथा बचाव कार्य का संचालन आसान हो जाता है। आपदा की पूर्व तैयारी तथा संबंधित क्षेत्र का प्रबंधन और नियोजन आसान हो जाता है। भूस्खलन, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम संयंत्र परियोजना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भूस्खलन से बचाव एवं राहत कार्यों से संबंधित संस्थागत तथा गैर संस्थागत प्रयासों को मजबूती प्रदान करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा मड फ्लो के जोखिमों तथा भेद्यताओं को कम करना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व एनडीएमए का है। भूस्खलन के प्रभावों तथा इस आपदा के दौरान बचाव कार्यों को संचालित करने के लिए GSI द्वारा निर्मित जोखिम मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी आपदा की पूर्व तैयारी के संदर्भ में जोखिम मानचित्रण का महत्व बढ़ जाता है। इस जोखिम मानचित्रण के द्वारा उस क्षेत्र से संबंधित सभी भौतिक सूचनाओं को दर्शाया जाता है, जिसका उपयोग आपदा की पूर्व तैयारी तथा आपदा उपरांत बचाव के लिए किया जाता है। महामारी, एपिडेमिक्स, किसी भी प्रकार की महामारी से बचाव, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा दवाओं की परंपरागत तथा स्वदेशी प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु नोडल एजेंसी स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय है। यह मंत्रालय निम्न स्तरों पर कार्य करता है। किसी बीमारी के महामारी में परिवर्तित होने की पहचान करना, संक्रमण और फैलाव को रोकने हेतु आवश्यक प्रयास करना, शोध एवं विकासात्मक कार्यक्रमों से संबंधित संगठनों को निर्देशित करना,
संबंधित क्षेत्रों में महामारी से बचाव तथा नियंत्रण की अन्य गतिविधियों में विभिन्न सहयोगात्मक इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत संयुक्त राष्ट्र के निकायों, वैश्विक समझौते, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रेगुलेशन 2005 से 2015, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2025, क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित संगठन आपदा प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विभिन्न देशों में आपदा प्रशिक्षण और बचाव नेटवर्क तैयार करने में सहभागिता करता है। भारत आपदा प्रबंधन के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर एक सहयोगात्मक नेटवर्क के निर्माण का पक्षधर रहा है। इस क्रम में आपदा न्यूनीकरण हेतु अपने विशेषज्ञों तथा विभिन्न क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया है। सार्क का उत्पादन प्रबंधन केंद्र भी नई दिल्ली में है। इसी तरह भारत ह्यूगो फ्रेमवर्क एवं सेंडाई फ्रेमवर्क में हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में सहभागिता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा मूल्यांकन तथा समन्वयन, यूएन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, यूएनडीसी की स्थापना 1993 में की गई। यह अचानक उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपात प्रत्युत्तर प्रणाली का भाग है। इस का गठन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को तथा आपदा प्रभावित राष्ट्रों की सरकारों को अचानक उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। इसके तहत यह आपात स्थलों पर तथा राहत में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वयन भी करता है। OCNA ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, OCHA, आपदा प्रभावित राष्ट्र द्वारा मदद मांगे जाने पर विश्व के किसी भी स्थान पर आपदा प्रभावित इलाके में बाढ़ से 48 घंटे की अल्प समयावधि में ही यूएनडीसी की टीम की तैनाती कर देता है। आपदा प्रभावित देशों में मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से OCHA सहयोगात्मक समूहों की एक संरचना की स्थापना करता है ताकि गैर सरकारी संगठनों NGO जैसी संस्थाएं समन्वयन के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर सकें। किसी भी आपदा प्रभावित देश में आपदा की आपात स्थिति में यूएनडीसी टीम तथा OCHA के समूह यूएन ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर तथा यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ समन्वय करते हैं। ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने ह्यूगो जापान में डिजास्टर रिडक्शन पर सम्मेलन आयोजित किया। 168 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया तथा इन्होंने ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन वर्ष 2005 से 2015 तथा आपदा के विरुद्ध देशों तथा समुदायों की प्रतिरोधकता निर्माण को स्वीकार किया है। इस फ्रेमवर्क में 3 रणनीतिक लक्ष्य तथा 5 प्राथमिक कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। ये निम्नलिखित हैं। ह्यूगो फ्रेमवर्क में घोषित रणनीतिक लक्ष्य: आपदा से बचाव, शमन, पूर्व तैयारी तथा सुभेद्यता न्यूनीकरण पर विशेष बल के साथ सतत विकास नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी रूप से समन्वयन किया जाना चाहिए। बचाव कार्यक्रमों का प्रभावी बनाना, आपदा के विरुद्ध प्रतिरोधकता निर्माण हेतु सभी स्तरों पर संस्थानों, प्रणालियों तथा क्षमताओं का विकास और सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विशेष रूप से सामुदायिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपदा से प्रभावित समुदायों के पुनर्निर्माण में पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया तथा रिकवरी कार्यक्रमों के डिजाइन तथा क्रियान्वयन में जोखिम न्यूनीकरण किया जाना चाहिए। पुनर्स्थापना,
ह्यूगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत 3 रणनीतिक लक्ष्यों के साथ 5 प्राथमिक कार्यक्षेत्रों का भी निर्धारण किया गया, जो निम्नलिखित हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि क्रियान्वयन के दौरान संस्थागत आधार पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक होना चाहिए। आपदा जोखिम की पहचान, मूल्यांकन तथा निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, सभी स्तरों पर सुरक्षित तथा प्रतिरोधी वातावरण के निर्माण हेतु ज्ञान, नवोन्मेष तथा शिक्षण का उपयोग, आधारभूत जोखिमों को कम करना, सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु आपदा पूर्व तैयारी को सशक्त करना। आपदा न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 25। इस फ्रेमवर्क में 7 लक्ष्य तथा 4 प्राथमिक कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क का प्रमुख जोर जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिरोधकता विकास पर है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सभी सदस्य देशों द्वारा 2030 के विकास एजेंडे के रूप में स्वीकृत किया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क में आपदाओं से जीवन तथा संपत्ति की हानि को न्यूनतम करने के लिए वैश्विक स्तर पर 7 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2005 से 2015 की समयावधि की तुलना में वर्ष 2020 से 2030 के दशक में वैश्विक मृत्यु दर के औसत को 1 लाख तक कम करना। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या पर्याप्त रूप से कम करना। वर्ष 2030 तक वैश्विक जीडीपी में आपदा से प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को कम करना। 2030 तक प्रतिरोधकता के विकास के साथ आपदा से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी आधारभूत सेवाओं को के बाधित होने को पर्याप्त रूप से कम करना। वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर जोखिम न्यूनीकरण की रणनीति तैयार करने वाले राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि करना, इसे बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है। वर्ष 2030 तक इस फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन करने वाले राष्ट्रों में क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। वर्ष 2030 तक लोगों तक पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा जोखिम सूचना तथा मूल्यांकन की पर्याप्त उपलब्धता तथा पहुंच को सुनिश्चित करना। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत उल्लिखित कार्य के प्राथमिक क्षेत्र। सेंडाई फ्रेमवर्क SFDRR ने 4 प्राथमिक कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया है। आपदा जोखिम की समझ, आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु आपदा जोखिम शासन का सशक्तिकरण, प्रतिरोधकता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जांच करना, प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु पूर्व तैयारी को बेहतर बनाना तथा रिकवरी, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर दृष्टिकोण को अपनाया जाना। सेंडाई फ्रेमवर्क के उपरांत सरकार ने आपदा प्रबंधन के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर प्रयास आरंभ किए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन AMCDRR, इसकी बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक के निष्कर्षों को नई दिल्ली घोषणा कहा गया तथा इसमें नई दिल्ली घोषणा तथा सेंडाई फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्य योजना को अपनाया गया। इसके अलावा सुनामी संबंधी जागरूकता प्रसारित करने का लक्ष्य रखा गया। AMCDRR में प्रधानमंत्री द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों हेतु 10 सूत्रीय एजेंडा भी घोषित किया गया।